हेलो एवरीवन, आज 23 अक्टूबर 2025 है और जो भी न्यूज इवेंट चर्चा में रहे हैं 22 तारीख को, 23 तारीख को और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे हम एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे देखेंगे। पर्पज़ हमारा क्या है कि आप 10 टॉपिक को 10 एमसीक्यूज में देखो, तीन तीन स्टेटमेंट है तो ओवरऑल आप 30 तो स्टेटमेंट देख लोगे। फिर उसमें जो स्टैटिक नॉलेज में दूंगा तो ऑलमोस्ट 100 इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं या स्टेटमेंट्स होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको पीडीएफ में हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, इसके अलावा इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी आपको पीडीएफ मिलेगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है और वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहले एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में है? कोणार्क बालूखुंड वन्य जीव अभ्यारण्य और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। तो जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्यों इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे एक बात जैसे समझ लीजिए, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, यहाँ पे एक स्पॉटेड डियर है। उस स्पॉटेड डियर न्यूज में था, जो स्पॉटेड डियर है उसकी जो संख्या है लगातार यहाँ पे कम होती जा रही है, तो इस वजह से न्यूज में आ गया। अब स्पॉटेड डियर जो है उसकी इस IUCN स्टेटस आपको क्या मिलेगा? लीस्ट कंसर्न मिलेगा, है ना, कम चिंताशील लेकिन लीस्ट कंसर्न मिलेगा। दूसरा जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको 1984 में स्टैब्लिश किया गया था। अब अगर ऐसे स्टेटमेंट आगे अंडर द टाइगर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया गया था तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था और टाइगर प्रोटेक्शन के लिए है। वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती हैं उनके नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके अंतर्गत जो WPA एक्ट होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है 1972, उसके अंतर्गत जो 70 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है, उनके जीव जंतुओं को संरक्षण मिलता है, और ये बात आपको यहाँ पे जाननी है। अब अगर आप देखो दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उड़ीसा की साइड में, ये तो पहला जीव इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ पे ओलिव रिडले बहुत ज़्यादा न्यूज में रहते हैं, तो ओलिव रिडले नेस्टिंग करने यहाँ पे आते हैं, इस वजह से यहाँ पे न्यूज में रहता है। अब ओलिव रिडले की अगर हम बात करें, जिसे लेपिडोसाइकल ओलिवेका कहा जाता है, ये दुनिया में अगर हम पाए सबसे छोटा और सबसे अधिक संख्या वाला, अगर हम बात करें मतलब बहुत सारी संख्या वाला, ये एक तरह का टर्टल होता है, कछुआ होता है, जो आपको कहाँ पे देखने को मिले? वार्म वाटर में जनरली आपको देखने को मिलेगा ओलिव रिडले। इसके अलावा पैसिफिक जो ओशियन है वहाँ पे भी आपको देखने को, अटलांटिक ओशियन में भी आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन ओशन में आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो गहिर माथा है ओलिव रिडले, गहिर माथा ऋषिकुल्या जो बीच है कहाँ पे? उड़ीसा में गहिर माथा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कई बार पूछा गया गहिर माथा का संबंध किससे है, तो गहिर माथा ओलिव रिडले के जो नेस्टिंग साइट है उससे संबंधित है। और यहाँ पे एक रिवर का जो मुहाना है कहते हैं, उसे बोले ऋषिकुल्या रिवर। तो ऋषिकुल्या रिवर यहाँ पे अपना मतलब पानी वहाँ पे जाके देती है, वहाँ पे समर्पित करती है, और वहीं पे ओलिव रिडले एक साइट है। अब जो ओलिव रिडले अरीबिदा इस प्रोसेस को कहा जाता है, जहाँ पे मास अराइवल होता है, उसे उस प्रोसेस को अरीबिदा भी कहा जाता है। हजारों संख्या में कछुए आते हैं। अब इनका IUCN स्टेटस क्या है? तो ओलिव रिडले जो होते हैं इनका IUCN स्टेटस आपको मिलेगा क्या मिलेगा? इनका IUCN स्टेटस आपको वल्नरेबल आई थिंक मिलेगा। क्या मिलेगा? वल्नरेबल, या अगर देखेंगे सुभेद्य मिलेगा। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में ये आते हैं, ठीक है। तो ये भी हाई प्रोटेक्शन यहाँ पे इनको दिया गया है, ठीक। ये सारी बात अब यहाँ पे होगी। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज लोकेटेड इन द ओडिशा बिटवीन पुरी एंड कोणार्क, ठीक है ना। तो अब अगर आप देखोगे तो ये कहाँ पे है? पुरी और कोणार्क के बीच में है। दूसरा अगर आप देखो, सॉरी यहाँ पे दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें, गिव मी अ सेकंड, हाँ, दूसरा पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा ओलिव रिडले टर्टल्स आर नोन फॉर नेस्ट अलोंग इट्स बीच, ये भी बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है कि हाँ भाई यहाँ पे तो ऐसी बात है यहाँ पे कि जो बीच है यहाँ पे, वहाँ पे ओलिव रिडले की क्या किया जाता है? नेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, द सेंचुरी इज प्राइमरली अ डिजर्ट इकोसिस्टम, ये जो सेंचुरी है ये किस तरह का इकोसिस्टम है? डिजर्ट इकोसिस्टम है। अब आप बताइए क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट यहाँ पे। तो पेयर्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे आज आपको मिलेंगे पूरे, है ना। यूपीएससी जिस तरह से उसने पैटर्न बदले हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। तो ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आपको मिलेगा, ओके। तो नेक्स्ट चले, इसके अलावा आप देखिए गहिर माथा। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पे और साइट है, जैसे उड़ीसा में आपने भितरकनिका के बारे में सुना होगा। भितरकनिका नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है। भितरकनिका नेशनल पार्क के अलावा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे अगर हम बात करें यहाँ पे, उसको 1997 में जो गहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसे डिक्लेयर किया गया था। और कुछ ऐसा है, ऋषिकुल्या रिवर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है, पहले स्टेटमेंट। दूसरा MCQ की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे रेफरेंस द सिनेपेटिक एसिड के बारे में है। क्या है मामला? अगर आप देखो सिनेपेटिक एसिड क्यों न्यूज में रहा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। अब अगर आप देखें, आपने करंट अफेयर देखा हो या आज आपने पढ़ा हो, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि रिसेंट में एक वो है, नागालैंड जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नागालैंड, उसने देखा कि एक ऐसा एसिड एक पौधे मिला है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनको ठीक करने में ज़्यादा मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट का, एंटी ट्यूमर का यूज यहाँ पे किया जा सकता है उस एसिड से। तो सिनेपेटिक एसिड क्यों? एंटी डायबिटिक है, ठीक है। तो डायबिटिक के जो पेशेंट है उनके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इतना आप यहाँ पे याद रखिए, किसने खोज की? नागालैंड यूनिवर्सिटी ऑफ नागालैंड, ठीक है ना।
ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। अब स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ द सिंथेटिक कंपाउंड प्रोड्यूस इन लेबोरेटरीज, तो सिंथेटिक कंपाउंड इससे लेबोरेटरीज में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक। दूसरा, इट हेल्प एक्सिलरेटेड वाउंड हीलिंग बाई एक्टिवेटिंग SIRT1 पाथवे, यह SIRT1 मार्ग को सक्रिय करके घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करता है। देखिए है क्या, यह एक तरह के नेचुरल फिनोलिक एसिड है जिसे सिनेमिक एसिड से बना होता है बेसिकली, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, अगर आप एंटीबैक्टीरियल कहें, उसकी क्वालिटीज़ पाई जाती है। अब अगर आप बात करिए पाए कहाँ जाकर, जो मसाले होते हैं, खट्टे फल होते हैं, या बेर हो या सब्जी हो, तिलहन, इन फसलों में भी इसे ये मिल जाता है। और SIRT1 जो पाथवे होता है उसको एक्टिव कर देता है। अब इससे क्या होता है कि जो हमारा रक्त वाहिका जो निर्माण, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनका सूजन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो इस तरह से एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है इसकी, जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाया गया ये इंपॉर्टेंट है, ये हम यहाँ पे समझेंगे। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ मेनली फाउंड इन पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट, यह पेट्रोलियम आधारित उत्पाद में पाई जाती है, क्योंकि ये कन्फ्यूज करने के लिए है, और मैंने आपको पहले ही डायबिटिक बता दिया, तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आपका खत्म हो गया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया, पहले तीसरा हटा दो, पहला दूसरा, तो इसे यहाँ पे उत्पादित तो नहीं किया जाता, इसे हम नेचुरली फाउंड किया जाता है, तो पहले स्टेटमेंट में इनकरेक्ट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्या, ओनली 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स, तो अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे बताना है। अब बहुत ही बड़ा वर्ड देख के आप कंफ्यूज नहीं हो गया, डरना भी नहीं है, आसान भाषा में कि WT जो है, तो भारत का जो लिबरलाइज AEO प्रोग्राम है, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, उसकी उसने प्रशंसा की है, और उसने यह भी कहा WTO ने कि ये जो आपका प्रोग्राम है, तो भारत का जो MSME सेक्टर है, मीडियम स्मॉल जो हमारा एंटरप्राइजेस है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ाने में, या अगर हम उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। अब अगर आप बात करें फास्ट क्लियरेंस के मामले में हो, चाहे विलंब जो शुल्क हो, ये सारी सुविधा वहाँ पे देने के मामले हो, ओवरऑल जो स्पीड है ना, उसको इसने बढ़ा दिया है, ठीक। अब यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि इट ऑपरेट अंडर द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन सेफ फ्रेमवर्क, तो वर्ल्ड कस्टम जो हमारा WCO होता है, वर्ल्ड कस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका जो सेम फ्रेमवर्क, उसने सेफ फ्रेमवर्क बना रखा है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि किसका सेफ फ्रेमवर्क किसके संबंधित है, WTO से है, WCO से है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है, सेफ फ्रेमवर्क WCO संबंधित है। अब WCO क्या है, तो इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, कस्टम्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, क्रॉस जो वर्ल्ड है उसमें क्या करता है, सहयोग करता है, उसके लिए रेगुलेशंस वगैरह बनाता है। 1952 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। पहले इसका नाम हुआ करता था कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल, पहले CCC इसका नाम हुआ करता था, बाद में इसका वर्ल्ड कोऑपरेशन कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम हो गया 1994 में। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा ब्रसल्स में, ठीक है, ब्रसल्स में, ठीक है। अब ये ब्रसल्स है कहाँ पे, तो बेल्जियम की कैपिटल है। इसमें अगर हम बात करें WCO में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो 185 सदस्य होते हैं, 185 यहाँ पे सदस्य होते हैं। भारत भी इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे देख ली WCO के बारे में। इट एम टू इनहेंस स्ट्रीमलाइन ग्लोबल ट्रेड सिक्योरिटी फैसिलिटी, तो इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार सुरक्षा सुगमता को बढ़ाना एकदम करेक्ट है। भारत में इसे CBIC के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कस्टम निदेशालय द्वारा लागू किया जाता है। अब ये स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पे जरूर थोड़ा सा डाउट में डाल सकता है कि देखिए क्या किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता। तो अगर आप देखोगे तो ये अगर आप देखोगे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपको करेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। भारत में जो CBIC है, डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल कस्टम, उसके द्वारा ये लागू किया जाता है। ऑल ऑफ 3 इसके यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। अब CBIC के बारे में थोड़ा सा और जान लो कि CBIC क्या है। CBIC नाम तो आपने देख लिया। CBIC एक एपेक्स बॉडी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, जो बड़े अथॉरिटी जो डिसीजन होते हैं वो लेती है, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत काम करती है। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, जो डील करता है किससे, इनडायरेक्ट जो टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, उससे डील करता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो GST हो गया, ठीक है ना, उससे डील करता है। इसका जो नार्कोटिक्स हो गया, नॉन GST टैक्स, इससे डील करता है। तो ये सारे यहाँ पे डील करता है। और CBIC का हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो न्यू दिल्ली में आपको CBIC का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले 1855 के आसपास की अगर बात करें तो कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट हुआ करता था ब्रिटिश रूल में, उसके बाद शुरू किया गया। बाद में अगर आप देखोगे इसका नाम CBIC कर दिया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखेंगे, विद द रेफरेंस ऑफ टेट्रेनियम मेलेनियम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सॉरी अगर आपको ज़्यादा आवाज़ आ रही हो, ठीक है। तो टेट्रेनियम मेलेनियम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो टेट्रेनियम मेलेनियम के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्या ये टेट्रेनियम मनीला लिनियम जो भी है यहाँ पे वर्ड है। अब अगर आप बात करो तो जो वेस्टर्न घाट्स आपको पता है, भारत के मैप आपने देख रखा है, और ये वाले रीजन में आपको वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे।
गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला वाले रीजन में, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट्स में आपको एक नई प्रजाति खोज हुई जिसे बोला जाता है टाइटेनियम, है ना, मैनीलालिनियम, ठीक है ना। तो ये एक तरह का अगर आप देखोगे तो किसका, गाजर का जो फैमिली होती है, गाजर फैमिली से रिलेटेड है। और ये किस नेशनल पार्क में मिला है, तो एराविकुलम नेशनल पार्क में, एराविकुलम नेशनल पार्क में आपको ये मिला है, ठीक है ना, कुलम नेशनल पार्क में मिला है। तो ये पता होना चाहिए कहाँ पे है, इडुक्की जो डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वहाँ पे ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है, ठीक है। अब अगर आप बात करो, यहाँ पे 16 ग्रासेस भी पाई जाती हैं, ठीक, यहाँ पे ये मिला। इट इज़ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज कैरोट फैमिली का है, ये हमने यहाँ पे देख लिया, पहले स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वाज डिस्कवर्ड इन द, ये भी एकदम करेक्ट है। इट ग्रोस एक्सक्लूसिवली इन मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये केवल मैंग्रोव वन में उगता है। अब बताइए ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है, क्या आपको लगता है ये स्टेटमेंट करेक्ट है? जाहिर सी बात है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। केरला वाले रीजन वेस्टर्न घाट्स में तो मैंग्रोव आपको नहीं पाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैंग्रोव के बारे में आपको पता है क्या नहीं पता है, थोड़ा सा बता ही देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। हाँ, अगर आप बात करें मैंग्रोव क्या होते हैं, मैंग्रोव बेसिकली सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज एंड श्रब्स होते हैं। मतलब क्या, लवण सह, ये मतलब कि जो नमक को सह लें जो समुद्र के, इसलिए तटों में आपको देखने को मिले, कोस्टल एरियाज में आपको ये जो मैंग्रोव्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे भारत में अगर आप देखोगे तो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, कोस्टल एरिया मिलेगा ही, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा। ओवरऑल अगर आप देखो तो भारत में 4975 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आपको रीजन में मैंग्रोव आपको देखने को मिलेंगे। सुंदरवन का आपने नाम सुना होगा, भितरकनिका का नाम सुना, गल्फ ऑफ कच्छ का नाम सुना होगा, गुजरात में भी, तो हर जगह आपको मैंग्रोव देखने को मिलेगा। इसके प्रोटेक्शन के लिए सरकार बहुत सारे प्रयास करती है। जैसे बेसिकली अगर आपने रामसर साइट्स के बारे में सुना होगा तो कुछ ऐसी मैंग्रोव्स होते हैं जहाँ कुछ साइट्स होती हैं जिनको रामसर में डिक्लेयर किया जाता है। इसके अलावा नेशनल मैंग्रोव कमेटी है, बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इनिशिएटिव चलते रहते हैं। यहाँ पर तीसरे स्टेटमेंट करेक्ट है, सही आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है INS विक्रांता के बारे में। यहाँ पे PM मोदी ने INS विक्रांता में गए और उन्होंने जो वहाँ पे जवान रहते थे उनके सामने जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी अचीवमेंट्स भी बताई और साथ में साझा किया, अपने विचार को साझा किया। इस वजह से यहाँ पे INS विक्रांता न्यूज में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस समझ लीजिए। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, भारत का पहला इंडिया बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। दूसरा अगर आप देखो, इट यूजेज ए कैटोबर सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, ये कैटोबर सिस्टम का यूज करता है जो हमारा एयरक्राफ्ट ऑपरेशन होता है उसके लिए। तीसरा, इट वाज डिजाइंड बाय द इंडियाज नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, यह जो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, जो इंडिया की वॉरशिप ब्यूरो के द्वारा से डिजाइन किया गया है। अब अगर आप बात करो इसके बारे में, INS विक्रांता, ये तो बात तो एकदम कर सही है। पहला हमारा स्वदेशी विमान मतलब एक ऐसा जहाज है जहाँ पे बहुत सारे विमान रहते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे विमान रहते हैं। अभी विमान यहाँ से उड़ान भर सकते हैं, अटैक करके फिर वापस यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए विमान वाहक इसे कहा जाता है। अब इसको ऑपरेशन किया गया था सन 2002 की बात है इंडियन नेवी में, और इसकी लंबाई अगर 262 मीटर इसकी लंबाई है और 62 मीटर इसकी चौड़ाई है और लगभग 43,000 के आसपास इसका वेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ये बात आपको यहाँ पे पता चले। अगर आप देखो 30 से ज़्यादा जो विमान इसमें रखे जा सकते हैं एक टाइम पे, तो ये कितना भारी है ये तो अंदाजा आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर और क्या कहना चाह रहा है ये, तो इसके बारे में हमने ये बेसिक बात तो देख ली। अब इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है, तो अगर आप देखो तो बी ऑप्शन यहाँ पे 1 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब ये जो बात कर रहे हैं ना, कैटोबार सिस्टम के द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन होता है, कैटोबार नहीं बल्कि स्टोबार सिस्टम। कैटोबार क्या होता है, कैटोबार का मतलब होता है कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, ठीक है ना। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, जहाँ पे मतलब कि विमान प्रारंभ होता है फिर से लैंड करता है, ठीक है ना, और विमान वाहक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो यहाँ पे क्या है, स्टोबार यूज किया जाता है, शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग, तो इस व्यवस्था को यूज किया जाता है। हालांकि देखिए इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है, ये कैटोबार वर्ड था यहाँ पे, तो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना। अब इसके फायदे ये होते हैं कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉन्च करके वापस आने में उतरने में कोई समस्या नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे स्टोबार है, अपग्रेड टेक्नोलॉजी है, कैटोबार टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 ओनली 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, FATF की तरफ। क्या मामला है FATF का? FATF के बारे में तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही मतलब बेसिक टॉपिक हो चुका है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कई बार इसको देखा होगा। अभी क्या हुआ है, इसकी बैठक हुई है कहाँ पे, फ्रांस के पेरिस में बैठक हुई। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बन रहा है FATF के बारे में, इट वाज एस्टैब्लिश, G7 समिट हुआ था 1989 में, वहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया गया था पेरिस में। दूसरा, इट सेट्स अप ग्लोबल स्टैंडर्ड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काउंटर टेररिज्म। देखिए दो ही चीज़ को लेकर काम करता है ना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करता है, काउंटर टेररिज्म के लिए काम करता है। क्या काम करता है, देखिए लिस्ट जारी करता है, ग्रे
लिस्ट बनाता है, ब्लैक लिस्ट बनाता है। देखता है कि भाई अगर कहीं पे जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पैसे का गमन हो रहा है, उनको हम ग्रे लिस्ट में डालेंगे, चेतावनी देंगे। अगर नहीं मानता है तो इन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। जैसे अगर आप देखेंगे ईरान को डाला गया था, इसका नॉर्थ कोरिया को डाला गया था। ग्रे लिस्ट में अगर आप देखें तो टर्की को डाला गया था, पाकिस्तान को कई बार डाला गया है। ये बात यहाँ पे होती है क्योंकि टर्की में क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या थी, और पाकिस्तान में तो काउंटर टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों की समस्या थी। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गया। अब अगर आप देखें इसका ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1998 में। यह भी बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है। फिर इस वाली बात है यहाँ पे करेक्ट है। अब इसमें मेंबर कितने हैं, 39 मेंबर है इसमें वर्तमान में। और भारत इसका 2010 में भारत इसका सदस्य बना, तो भारत इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, तो पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, अब म्यांमार इज करंटली ऑन इट्स ब्लैक लिस्ट, म्यांमार को हाल में से ब्लैक लिस्ट में किया गया है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें काउंटर टेररिज्म एंड जो टेररिज्म की समस्या यहाँ पे कि टेररिज्म जो फाइनेंसिंग है वो यहाँ पे देखी जा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे, सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें इसके कितने सही हो गए, 6 का सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब काउंटर टेररिज्म के बारे में तो आपको पता ही होगा क्या होता है ना। काउंटर टेररिज्म बेसिकली एक स्ट्रैटेजी होती है, एक टैक्टिक्स होती है, लॉ पॉलिसी जब कोई स्टेट अडॉप्ट करता है ना, जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी को जो बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो उसको यहाँ पे काउंटर टेररिज्म जो फाइनेंसिंग कहा जाता है, जहाँ पे खासतौर पे पैसा भी दिया जाता है आतंकवादी जो गतिविधि उनको प्रमोट करने के लिए हर तरह से मदद दी जाए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे यहाँ बात कर डॉक्ट्रिन ऑफ लिस प्रेडेंट जो के बारे में क्या है मामला, हम यहाँ पे देखेंगे। पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट, यहाँ पे देखते हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ रखा है आपने तो जरूर इसे अटेम्प्ट करिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ कोडिफाई सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो प्रॉपर्टी वगैरह के ट्रांसफर संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट है इट मेक ट्रांसफर ड्यूरिंग लिटिगेशन ऑटोमेटिकली वाइड, यह मुकदमे के दौरान संपत्ति के हस्तांतरण स्वतः शून्य बनाता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इट अप्लाई ओनली व्हेन द प्रॉपर्टीज क्वेश्चन इज इमूवेबल, यह केवल तभी लागू होता है जब संपत्ति इमूवेबल हो। इसके बारे में यहाँ पे लागू होता है। क्या मामला है, अगर आपने देखा है नहीं तो बताता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उसने कहा कि जो अदालतें हैं लिस्ट पेंडेंस जो सिद्धांत प्रिंसिपल है उससे कुछ संपत्तियों को छूट दे सकती हैं। ठीक है ना, मतलब क्या, जो लिटिगेशन पेंडिंग है ना, अब उसमें अगर मुकदमा लंबित हो तो कोई भी राइट यहाँ पे इस तरह का नहीं मिलेगा जो किसी भी संपत्ति को बेचा जा सके, है ना। खासतौर पे अदालत में मुकदमा चल रहा हो, कोई भी ऐसा छल पूंडिया, तो इस तरह अगर हम देखें तो ये लागू किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें कि कहाँ पे लागू नहीं हो, कोई ज़बरदस्ती उसमें मुकदमे उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया हो या बंधक कर उसे वैध बिक्री कर दे, मतलब सपोज करिए आपने किसी को गिरवी रखा उसने बेच ही दिया, तो यहाँ पे ऐसा सिद्धांत यहाँ पे लागू नहीं होता। तो अभी यहाँ पे इसको लेकर डिसीजन आया हुआ था किसका, लिस्ट प्रेडेंट का। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट कौन कौन सही हो जाएंगे, तो इसमें स्टेटमेंट आपको सही हो जाएंगे 1 और 3, यहाँ पे 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे बहुत बात हो रही मुकदमे के दौरान संपत्ति का हस्तांतरण स्वतः हम शून्य बना देते, ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। अगर मुकदमा चल रहा है तो यहाँ पे अगर आप देखें इस तरह की एक्टिविटीज नहीं की जा सकती, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। सही आंसर 1 और 3 यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। 8 की जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे जानना है कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च है DEPR है, उसने क्या किया, उसने कहा कि रंगराजन कमेटी की जो पॉवर्टी लाइन है 2022-23 उसके आधार पर हम क्या करते हैं, कुछ स्टेट की जो स्टेटस उनको अपडेट करते हैं। उसने कहा कि अगर 2012 जो रंगराजन कमेटी 2022-23 के आधार पर माना जाए तो 22-23 में अगर इसको काउंट किया जाए किससे, HCES से, मतलब हाउस होल्ड जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे होता है, हाउस होल्ड कितना कंजप्शन कर रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर उनका, उस सर्वे के आधार पर उन्होंने कहा कि 20 राज्यों का स्टेटस चेंज होगा। जैसे उड़ीसा उन्होंने कहा कि जब रंगराजन सर्वे हुआ, रंगराजन कमेटी जब बनी 2011-12 में, तो यहाँ पे 47% गरीबी हुआ करती थी और वर्तमान में 8.6% गरीबी है। फिर वहीं उन्होंने यह भी कहा, इस रिपोर्ट में कहा गया 2022-23 में बिहार में 50% गरीबी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में 9% है। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि जो केरल और हिमाचल प्रदेश है उनमें सबसे कम, बहुत कम गरीबी है। ठीक, ये बात हो गई। अब अगर आप सोचें तो ये रंगराजन कमेटी क्या है, तो अगर आप देखें भारत में गरीबी क्या है, गरीबी वर्ल्ड बैंक बताता है कि डिप्रीवेशन इन वेल बीइंग है, मतलब कल्याण का स्पष्ट अभाव है, यानी कुछ लोगों के पास उपभोग के नीचे पैसा, मतलब सपोज करिए आपको जीवन जीने के लिए 40 रुपये रोज चाहिए, आपके पास 10 रुपये है, तो वो गरीबी भारत में है। ठीक है, हालांकि अलग अलग जो संस्थाएं अलग अलग अपनी परिभाषा देती हैं, आप किसी भी संस्था की परिभाषा को याद कर सकते हैं। अगर हम वर्ल्ड बैंक की माने तो जो $2.1 पर डे के हिसाब से अगर किसी का एक्सपेंडिचर है तो उसे अगर देखें तो गरीब माना जाता है, उसके नीचे का। अब अगर आप देखें भारत में क्या हुआ, बाद में कुछ कमेटीज़ बनाएगी, जैसे अगर आपने सुना होगा किसके बारे में, बाद आपने अलग कमेटी के बारे में सुना होगा। इसके अलावा जो नेशनल प्लानिंग बॉम्बे प्लान था, फिर लकड़वाला कमेटी के बारे में सुना होगा, फिर आपने एक इंपॉर्टेंट कमेटी के बारे में सुना होगा, तेंदुलकर कमेटी के बारे में। तेंदुलकर कमेटी जब बना, सचिन तेंदुलकर नहीं है ना, तो तेंदुलकर कमेटी जब बनाई गई 2009 में, तो उसने कहा कि भारत में गरीबी कौन गरीब है, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ग्रामीण में 816 रुपये से कम खर्च करता है तो वो गरीब कहलाएगा,
और शहर में अगर 1,000 रुपये से कम करता है तो। और बाद में जब रंगराजन कमेटी बनी उन्होंने कहा कि ग्रामीण में ये 972 रुपये से कम खर्च करता है तो गरीब है, और शहर में 1407 रुपये से, ठीक है ना, व्यक्ति माह के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये पॉवर्टी लाइन है, आपको थोड़ा पता होनी चाहिए क्योंकि अलग अलग टाइम पे सर्वे हुआ इसलिए अलग अलग नंबर है। तो यहाँ पे इसके आधार पर जो ये तेंदुलकर कमेटी जो ये थी रंगराजन कमेटी, उसके आधार पर इसे अपडेट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा केवल 2, बी, ओनली 2, ठीक है। अगर हम बात करें हाँ ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर यहाँ बात कर रहे हैं विद 6 पैकेट सिंड्रोम के बारे में। 6 पॉकेट सिंड्रोम क्या है, अभी आपने केबीसी के में एक बच्चा बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था, तो वहाँ पे 6 पॉकेट सिंड्रोम चर्चा में आ गया कि जब एक बच्चा फैमिली में होता है तो उसे दादा दादी का प्यार मिलता है, नाना नानी का प्यार मिलता है, मम्मी पापा का प्यार मिलता है। तो ये 6 पैकेट हो गए, इनके बीच में एक सिंड्रोम पल जाता है बच्चा। तो वो क्या है कि ना बहुत सारी बिहेवियर चीज़ नहीं सीख पाता, सारा रिसोर्स इसके ऊपर उड़ेला जा रहा है, तो बहुत सारी मैनर है, दुनिया भर चीज़ें नहीं सीख पाता, वो यहाँ पे चर्चा में आ गया, ठीक। यहाँ पे हमें क्या देखना है, द टर्म ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द चाइना वंस चाइल्ड पॉलिसी इरा। तो चाइना में जब एक बच्चे की नीति आई उस दौरान ये चीज़ शुरू हुई कि सभी लोग एक ही बच्चे पर ज़्यादा फोकस करने लगे, सारे रिसोर्स यूटिलाइज करने लगे। इट डिस्क्राइब एक्सेसिव इंडजलेंट ऑफ ए सिंगल चाइल्ड बाई 6। ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है कि भाई जब सिंगल चाइल्ड होता है 6 लोगों का सारी सब कुछ उसमें लग जाता है, उसके बारे में बात हुई। तीसरा, इट इज़ इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व इन अर्बन इंडिया अमॉन्ग मिडिल क्लास फैमिली। तो ये जो भारत में मध्यम वर्गीय परिवार उसमें देखा जा रहा है, जाहिर सी बात है तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ये PYQ 2012 का आया हुआ था। द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप बाई ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विथ UNDP सपोर्ट कवर विच आर द फॉलोइंग। 2012 में जो 2012 में अगर आप देखोगे जो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कहते हैं कि डिप्रीवेशन ऑफ एजुकेशन हेल्थ क्या क्या कवर करता है, UNDP की जो रिपोर्ट है क्या क्या कवर करती है। तो अगर आप देखेंगे, गिव मी अ सेकंड, हाँ, तो डिप्रीवेशन ऑफ एजुकेशन हेल्थ एंड एसेट्स सर्विसेज हाउस होल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी एट नेशनल लेवल एक्सटेंडेड द बजट डेफिसिट एंड GDP ग्रोथ रेट, ये यहाँ पे स्टेटमेंट था। अब इसमें सही आंसर बताना है आपको, सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर आप देखें है क्या, तो देखिए गरीबी मापने के लिए एक संस्था बहुत ज़्यादा काम करती है, वो संस्था है कौन सी, UNDP 2010 में OFI फाउंडेशन के साथ आती है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ आती है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक इंडेक्स बनाते हैं जिसे कहा जाता है MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इनका पर्पज़ क्या होता है कि हेल्थ 3 इंडिकेटर ही तय करते हैं, एक तो होता है एजुकेशन, एक तो होता है हेल्थ, और तीसरा होता है लिविंग स्टैंडर्ड, है ना, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन। इनके आधार पर किसी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है उससे वो गरीब देश मानते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप देखें तो इस तरह इसका बहुत सारे देशों ने भी अडॉप्ट किया, जैसे भारत ने भी अडॉप्ट किया, भारत स्टेट के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग के साथ। तो इस तरह का इन्होंने बनाया, किसने बनाया, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए थोड़ा सा हो जाती है, हमने यहाँ पर देखना था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे जान लेते हैं UNDP के बारे में, क्योंकि देखिए UNDP भी इंपॉर्टेंट संस्था है, कई बार आ सकता है। तो UNDP का आप UN से तो पता चल रहा हो कि यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, लेकिन अगर हम बात करें तो इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, तो UNDP को स्टैब्लिश किया गया था 1965 में, और लगभग अगर आप देखें 170 के आसपास इसमें देश हैं, ठीक है। इसका काम क्या है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करना, पॉलिसी एडवाइस करना, देशों को टेक्निकल असिस्टेंस देना, जिससे पॉवर्टी को एडिकेट किया जा सके, इनइक्वालिटी को खत्म किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।